दोस्तों, आजकल हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से तांडव मचा कर रखा है। इसी बीच हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यानी जो कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी काफी तेजी से लगाई जा रही है। तो इस बीच हमारे मन में वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर कई क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी मदद से हमको वो रोग नहीं होता जिसके लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन हमारे शरीर में काम कैसे करती है, वैक्सीन कितने प्रकार की होती है और वैक्सीन के क्या क्या हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं या साइड इफेक्ट क्या क्या हमारे शरीर पर पड़ते हैं वैक्सीन के, और वैक्सीन हम लोगों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में जानना सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्जाम तो होने ही हैं। कोविड-19 चल रहा है तो क्या हो गया, उसके बाद एग्जाम होंगे। जहां तक कि 90% 12th के एग्जाम होंगे, हाई स्कूल के भले ही रद्द हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। हमें नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। इसलिए क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। दोस्तों, वैक्सीन के बारे में जानने से पहले थोड़ा वैक्सीन का इतिहास जान लेते हैं कि वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई। दोस्तों, आप पीछे यहाँ पर देख रहे होंगे, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। इन्होंने वैक्सीन सबसे पहले बनाई और किस रोग के लिए बनाई, चेचक रोग के लिए इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई। किस सन में बनाई, 1976 में बनाई। कब बनाई, 1976 में बनाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम वैक्सीन किसने खोजी, तो आप लोगों को बता देना है कि एडवर्ड जेनर ने। कब खोजी, 1976 में खोजी। और किस रोग के लिए खोजी, तो वो चेचक के लिए खोजी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो वैक्सीन बनाने के लिए बिता दी। जैसे कि आप एक पीछे वैज्ञानिक और देख रहे होंगे, इनका नाम है लुई पास्चर। इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन बनाई, जैसे कि हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, आदि रोग जो घातक रोग होते हैं, जानलेवा जो रोग होते हैं, रेबीज रोग है, उस सभी रोगों के लिए इन्होंने क्या किया, वैक्सीन बनाई। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो वैक्सीन बनाने के लिए बिता दी। प्राचीन समय में बहुत सारे रोग चल रहे थे, जैसे कि हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, इस टाइप के बहुत सारे रोग चल रहे होंगे, आप पीछे पिक्चर में देख रहे होंगे। उसी लिए इन्होंने क्या किया, सोचा कि कुछ नया किया जाए, और इन्होंने क्या किया, उस रोग से छुटकारा करने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि वैक्सीन आखिर होती क्या है। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है और कैसे बनाई जाती है वैक्सीन, और वैक्सीनेशन क्या होता है। तो चलिए पहले मैं बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम में वैक्सीन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे उसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि वैक्सीन क्या होती है। तो आपको लिखना है कि बैक्टीरिया या वायरस के निष्क्रिय स्वरूप को किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त पदार्थ में मिलाकर, क्या बोला कि बैक्टीरिया या वायरस के निष्क्रिय स्वरूप को किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त पदार्थ में मिलाकर किसी विशेष प्रकार के रोग से बचाव के लिए बनाया गया एक द्रव, मतलब लिक्विड, क्या कहलाता है, वैक्सीन कहलाता है। और इसी वैक्सीन को शरीर के अंदर प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। तो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उस बैक्टीरिया या वायरस को लेते हैं जो कि जिस रोग के लिए हमें वैक्सीन बनानी होती है,
उस रोग के बैक्टीरिया को लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं। निष्क्रिय करने का मतलब है उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या उसको कमजोर कर देते हैं या फिर उसको मार देते हैं। उसको इतना कमजोर करते हैं कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको मार सके। और उसके बाद क्या करते हैं, किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त पदार्थ में उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और फिर जो लिक्विड तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर वैक्सीन बनाना इतना ही आसान है तो फिर कोविड-19 की वैक्सीन इतनी जल्दी क्यों नहीं बन गई। तो इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वैक्सीन बनाने के लिए एक ही चीज नहीं होती है, उसके लिए हमको कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो हम लोग उस रोग के बैक्टीरिया को इकट्ठा करते हैं जिसके लिए हमको वैक्सीन बनानी पड़ती है। उसके बाद उन बैक्टीरिया को निष्क्रिय करते हैं, फिर उसके बाद में उसके डीएनए की पहचान करते हैं, कहां से वह उत्पत्ति हुई है उस वायरस की। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब उसके डीएनए का पता लग जाता है तो फिर क्या करते हैं कि जो वैक्सीन तैयार होती है उसका परीक्षण किया जाता है। और सबसे पहले परीक्षण किस पे किया जाता है, जानवरों पे किया जाता है। और जानवरों में सबसे ज्यादा परीक्षण जो किया जाता है वो बंदरों पर किया जाता है, क्योंकि बंदर ही हमारे पूर्वज थे, जिस वजह से क्या हुआ कि बंदरों पर ही उनका परीक्षण ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। जब बंदरों पर उनका परीक्षण सक्सेस होता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि इसका परीक्षण इंसानों पर किया जाता है। और इंसानों पर करने के बाद भी क्या होता है कि WHO से परमिशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही कोई भी जो वैक्सीन होती है वो क्या है, हमारे मार्केट में आती है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है उसे बनने में टाइम लग गया। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन बनाई कैसे जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वैक्सीन किस तरीके से हमारे शरीर में काम करती है। तो दोस्तों जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, मतलब जैसे ही वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाती है, वैसे ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है। वैसे भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही उसका बैक्टीरिया यानी जो भी वायरस या बैक्टीरिया उस वैक्सीन में था वो हमारे शरीर के अंदर गया, लेकिन उसमें एक चीज क्या थी कि जो बैक्टीरिया वायरस था उसके पास इतना पावर नहीं था, यानी उसको निष्क्रिय कर दिया गया था। इतना निष्क्रिय कर दिया गया था कि जिसको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र आसानी से मार सकता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर गया, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट हुआ और उस बैक्टीरिया को इतना धोया, इतना मारा कि उसको इतना मारा, मार ही डाला। और क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस को हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक बार मार देता है और फिर उसको वो खूब अच्छी तरीके से पहचान लेता है, कहता है अगली बार तुम आओगे तो तुमको फिर से इतना ही धोएंगे जितना आज धोया है। तो उसी तरीके से क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर पे दोबारा आता है तो उसको वो अंदर घुसने ही नहीं देता है, पहले ही मार देता है। तो ये प्रोसेस किस टाइप से होती है, जब उस बैक्टीरिया या वायरस को हमारे शरीर के अंदर भेजा गया तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिवेट हो गया और उसने उस बैक्टीरिया को या वायरस को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, मारने के बाद में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आने वाली जो मेमोरी टी लिम्फोसाइट होती है और जो मेमोरी सेल एंटीबॉडी होती है, हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा इसके बारे में डिस्कशन होगा। लेकिन तब तक आप लोग इतना जान लीजिए कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आने वाली जो मेमोरी टी लिम्फोसाइट होती है और जो मेमोरी सेल एंटीबॉडी होती है
उनको जो बैक्टीरिया वायरस होती है उनकी जो मतलब इमेज होती है या उनकी जो पूरी जानकारी होती है वो अपने अंदर सेट कर लेती है और एक विशेष प्रकार की रेजिस्टेंस प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और उसी रेजिस्टेंस प्रोटीन का क्या करते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल बैरियर होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के जो बाहरी अंग होते हैं, जहां से बैक्टीरिया और वायरस के प्रवेश करने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पर उस रेजिस्टेंस प्रोटीन को लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता है। तो अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के एक्सटर्नल बैरियर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे शरीर का एक्सटर्नल बैरियर कौन कौन से होते हैं, एक तो वो जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अरे मतलब मेरी आंखें या आपकी आंखें, और दूसरा वो जिससे आप सांस लेते हैं, और तीसरा आपकी त्वचा होती है, और चौथा ये जिससे हम बोल रहे हैं मतलब हमारा मुंह, और पांचवा जो होता है वो हमारे कान होते हैं। ये हमारे शरीर के एक्सटर्नल बैरियर होते हैं। तो दोस्तों जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इन्हीं 5 चीजों की वजह से, इनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आप लोगों को पता है, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं की सहायता से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे इन 5 एक्सटर्नल बैरियर पर एक रेजिस्टेंस प्रोटीन लग गई है। तो अब कोई अगर वो बैक्टीरिया या वायरस दोबारा आएगा, भाई वो इतना नालायक होता है बैक्टीरिया वायरस कि वो दोबारा आता ही है। तो जब वो दोबारा आएगा तो वो उसे दूर से ही पहचान लेगा। हमारा जो एक्सटर्नल बैरियर होगा वो सोचेगा कि इसे मैंने कहीं देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है। तो फिर जब उसे याद आता है तब वो सोचता है कि हाँ ये तो वही है जिसको उस दिन मारा था, बहुत धोया था, बहुत धुलाई की थी उसकी, आज भी आने दो, फिर से आ रहा है, फिर से धुलाई करेंगे इसकी, अब की इतना मारेंगे कि ये दोबारा आने का नाम ही नहीं लेगा। तो फिर क्या होता है कि जब वो बैक्टीरिया या वायरस जो है कि हमारे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे शरीर के अंदर घुसने से पहले ही हमारे जो एक्सटर्नल बैरियर होते हैं उन पे जो रेजिस्टेंस प्रोटीन उपस्थित होती है उस बैक्टीरिया के प्रति, तो वो क्या करती है, उन बैक्टीरिया और वायरस को अंदर घुसने ही नहीं देती और उन्हें वहीं पे मार देती है। तो आई होप कि आप सभी को ये भी समझ में आया होगा कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बैक्टीरिया और वायरस के लिए किस तरीके से एक्टिवेट होता है और वैक्सीन हमारे शरीर के लिए किस तरीके से काम करती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वैक्सीन में क्या होता है, वही वायरस होता है जो कि उस रोग को फैलाने का कारण होता है। लेकिन क्या होता है कि वो वायरस जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, वो बहुत ही कमजोर होता है, जिसे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र आसानी से मार देता है। और जिसको भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक बार मार देगा उसे फिर दोबारा अपने अंदर घुसने नहीं देगा, फिर चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को कमजोर करके भर देते हैं किसी प्रोटीन युक्त पदार्थ को मिलाकर, और फिर उसे शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। फिर क्या करता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उनको मार देता है और फिर उनके प्रति एक रेजिस्टेंस प्रोटीन का निर्माण करता है और हमारे एक्सटर्नल बैरियर जो होते हैं उन पे लगा देता है। और फिर क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस फिर से वही बैक्टीरिया वायरस आता है तो फिर वो अंदर नहीं घुस पाता है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो दोस्तों स्पेशली बात हम लोग करते हैं कोविड-19 वैक्सीन की। तो दोस्तों वैक्सीन हमें लगवानी है या नहीं लगवानी है, ये मैं आपको बता देता हूं कि किन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि वैक्सीन अगर हमें लग गई तो फिर वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आक्रमण करेगा तो, लेकिन हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि जो कोरोना वायरस की कोवैक्सीन है वो किन किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जिन लोगों को ब्लड से जुड़ी कोई भी समस्या है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा बुखार आता है, तो जिनका खून पतला है, तो वो लोग इस वैक्सीन को मत लगवाएं। और जो लोग हाल ही में कोई वैक्सीन लगवा चुके हैं वो लोग भी इसको ना लगवाएं। तो याद रखें इन चीजों को कि ये लोग वैक्सीन ना लगवाएं। जो स्वस्थ लोग हैं वो आसानी से वैक्सीन लगवा सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि बुखार आ सकता है, उल्टी आ सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, इस टाइप के कुछ भी थोड़े थोड़े छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर इन लोगों में कुछ गंभीर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए थी वो वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो उनको कुछ गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फिलहाल। लेकिन अगर हम लोग को बुखार या दर्द वगैरह होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन जो है उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जो बुखार होता है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का ही एक स्टेज होता है, एक पार्ट होता है, जो कि हमें बताता है कि जो वैक्सीन है वो ठीक तरीके से काम कर रही है। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी वैक्सीन से रिलेटेड मैंने जानकारी दी है वो आपको सब कुछ समझ में आ गई हो।